हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू विद्या क्रिएटर्स। मैं डॉक्टर विवेक सिंह। हम लोग अपने जीएस ज्योग्राफी के क्लास में हैं इस समय, और एट प्रेजेंट हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डील कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हमारा जो पिछला टॉपिक था, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने वायुमंडल में जल या वाटर इन द एटमॉस्फेयर जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत की थी, और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि इवेपोट्रांसपायरेशन या वाष्पन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता से हम लोग क्या समझते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी की बात की थी, जिसमें 3 तरह की आर्द्रता की हमने बात की थी। सबसे पहला था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता, और तीसरा था हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी या जिसे हम लोग सापेक्ष आर्द्रता बोले। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कैसे कैसे ह्यूमिडिटी में वेरिएशन होता है। उसके बाद हमने देखा था कंडेंसेशन या संघनन क्या होता है, और फिर हम लोग आ गए थे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पे या कंडेंसेशन के रूप पे। हम लोगों ने जब फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की बात की थी तो उसमें हमने कुछ रूप देखे थे, और आगे हमें वही कंटिन्यू करना है। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में हमने फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में सबसे पहले हमने देखा था ड्यू या ओस। इसमें हमने देखा था कि ड्यू क्या है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं नेसेसरी जिसके कारण से ओस का निर्माण होता है। उसके बाद ड्यू के बाद हमने सेकंड देखा था फ्रॉस्ट या तुषार अथवा पाला। इसमें हमने विद एग्जांपल देखा था कि भाई हमारे यहाँ किसानों में आमतौर पे एक समझ है या एक चलन है कि जब भी अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, स्पेशली इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी में, तो इस वक्त किसान क्या करते हैं, अपने खेतों को पानी से ढक देते हैं या अपने खेतों में पानी खूब भर देते हैं, या जिसे हम लोग फ्लड इरिगेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो उसका क्या यूज है, क्यों ऐसा किया जाता है, ये सारा हमने डिटेल में पिछली बार देखा था। अब आ जाते हैं, हमने फ्रॉस्ट तक कर लिया है। इसके बाद अब आ जाते हैं थर्ड वाला जो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है, और उसको हम लोग बोलने वाले हैं फॉग या कोहरा। फॉग या कोहरा क्या है? फॉग या कोहरा जब हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन की बात करते हैं, जब हम लोग मेघों के निर्माण की बात करते हैं, तो आमतौर पे हमें ये दिमाग में आता है कि मेघ जो है आमतौर पे वायुमंडल में उनका निर्माण होता है ना। कहीं पे भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, या हाई क्लाउड्स हैं तो लगभग 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगर मान लीजिए यही क्लाउड अगर सतह के आसपास बनने लगे, अगर वो कंडीशंस जो कि यहाँ पे उपलब्ध है क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए, मेघों के निर्माण के लिए, अगर यही परिस्थितियां यहाँ पे उपलब्ध हो जाएं तो क्लाउड यहाँ पे बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाउड का अगर फॉर्मेशन सतह पे हो रहा है तो उसी को हम लोग फॉग या कोहरा बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? फॉग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड विच इज फॉर्म्ड नियर द अर्थ सरफेस। कोहरा एक प्रकार का मेघ है जो कि पृथ्वी के सतह के पास ही बन जाता है। सिंपल से। अब आमतौर पे कोहरा कब बनेगा? जाहिर सी बात है जब यहां वाली कंडीशन हमें यहां मिलने लगे तब। इसका मतलब पर्याप्त शीतलता होनी चाहिए,
कोल्ड एटमॉस्फेयर हो प्लस H2O हो, मतलब ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। या यहाँ पे हम लोग जब भी ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो RH की बात करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जो है मिलके क्या कर देंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देंगे। आमतौर पे ये कंडीशन हमें कब मिलेगी, जब कोल्ड भी हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो। तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं आप, तो नॉर्थ इंडिया में इस तरह की कंडीशन हमें दिसंबर, जनवरी और कुछ फरवरी के आसपास में मिलती है। और ज्यादातर हमारी जो फॉगी कंडीशन या कोहरे वाली जो स्थिति है ज्यादातर हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में ही मिलती है। तो फॉग क्या है, फॉग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड, एकदम सिंपल सा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्यों सतह के पास में बना, क्योंकि वो सारी परिस्थितियां मौजूद थी सतह के पास में ही जो कि मेघों के निर्माण के लिए चाहिए। तो इसलिए मेघ जो है वो धरती के सतह के पास में ही बन गए, कंडेंसेशन हुआ और क्लाउड फॉर्मेशन। इसके बाद आ जाते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा हमारा है, और वो है मिस्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धुंध। धुंध बेसिकली फॉग और मिस्ट जो है करीब करीब एक ही चीज है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस छोटा सा जो अंतर है वो ये है कि जब हम लोग मिस्ट की बात करते हैं या धुंध की बात करते हैं तो इसमें H2O का कंटेंट, या जिसको आप वाटर वेपर बोल सकते हैं या जलवाष्प बोल सकते हैं, वाटर वेपर का कंटेंट जो है अधिक होता है। मतलब H2O जो है धुंध में या मिस्ट में अधिक पाया जाएगा, किसकी तुलना में, फॉग की कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन परिस्थितियों में अगर ये अधिक है, अगर RH अधिक है तो इसका मतलब क्या बनने वाला है, धुंध। और अगर RH कम है तो क्या बनने वाला है, फॉग। बस सिंपल सा है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोल्डनेस दोनों में चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, निम्न तापमान। लेकिन अगर RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता अधिक है तो धुंध बनेगा या मिस्ट बनेगा। अगर कम है तो क्या बनने वाला है, फॉग या कोहरा। आमतौर पे कई बार हम लोग इसमें विजिबिलिटी में भी डिफरेंस कर लेते हैं कि अगर फॉग या कोहरा है तो इसमें जो दृश्यता है, विजिबिलिटी, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं नेकेड आई से, तो इसमें लगभग मान के चलिए इट इज लेस देन 1 किलोमीटर। मतलब कोहरे में 1 किलोमीटर से कम की दृश्यता, जबकि मिस्ट या धुंध में ये करीब करीब आपका लेस देन 2 किलोमीटर बस। और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सारी चीजें जो है यहां पे हमें वैसे की वैसे ही मिलनी है। अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में आप सुबह उठे, मान लीजिए 7 बजे के आसपास, आप बाहर निकले, आपने देखा कि मौसम लगभग साफ है, मान लीजिए दिसंबर का महीना है या जनवरी का। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर जब आप बाहर जा रहे हैं 8 बजे या 8:30 बजे, तो आप देखेंगे कि अचानक से कोहरा आ गया है। सुबह जब आप उठे तो कोहरा नहीं था या फॉग नहीं था, 1 घंटे बाद कोहरा आपके इर्द गिर्द जहां पे भी आप रह रहे हैं वहां पे आसपास में कोहरा आ गया। तो ये क्या चक्कर है, बेसिकली क्या होता है कि कई बार बड़े बड़े एयर के टुकड़े, अब हम लोग उनको एयर मासेस नहीं बोलेंगे क्योंकि उतने बड़े टुकड़े भी नहीं है कि हम लोग वायु राशि बोलें, लेकिन हाँ वायु राशि ना बोल के हम लोग एयर के टुकड़े जरूर बोलेंगे। मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है लेकिन वायु राशि जितना बड़ा नहीं। कई बार क्या होता है कि हवा के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं।
अब ऐसे में अगर मान लीजिए वो एयर का टुकड़ा आपकी तरफ ट्रेवल करके आया है, या आप जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे आया है, और उस हवा के टुकड़े में कुछ क्वालिटीज हैं या कुछ गुण है उसमें। कौन कौन से गुण हैं? नंबर 1, उसमें पर्याप्त नमी है या RH वैल्यू उसकी अधिक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक है, और इसके अलावा वो कोल्ड भी है, ठंडा भी है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में हैं तो क्या होगा, आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे अचानक से उस एयर के टुकड़े के आने की वजह से, जो लार्ज कलेक्शन ऑफ एयर है, जो बड़ा सा, वो जो है उसके आने के वजह से आप जहां पे भी रह रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, फॉगी कंडीशंस हो जाती है। या अक्सर आप देखते होंगे, मान लीजिए आप कहीं सुबह के टाइम में या रात में अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो आप अक्सर देखते होंगे सर्दियों में कि कुछ दूर जा रहे हैं तो एकदम साफ है, उसके बाद फिर कुछ दूर जा रहे हैं 1 आध किलोमीटर तो फिर से अचानक से कोहरा आ गया, और फिर आगे निकले तो फिर साफ है। आखिर इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि बीच बीच में कुछ ऐसे हवा के टुकड़े, बड़े टुकड़े आ जा रहे हैं जिनमें की शीतलता अधिक है, टेम्परेचर उनका कम है, और इसके अलावा और उनमें क्या है, इसके अलावा उनमें आर्द्रता भी अधिक है, जिस कारण से ग्राउंड के मतलब सतह के पास में ही वहां पे क्या हो जा रहा है, मेघों का निर्माण हो जा रहा है। तो इस वजह से हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक और आपको एग्जांपल दूं, आपने अक्सर खासकर रूरल इंडिया में अगर आप देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जहां पे गांव में अगर मान लीजिए कोई झील है, तालाब है, कोई पोखर है, तो शीतकाल में या मान लीजिए नदी है अगल बगल से कहीं निकल रही है, तो विंटर सीजन में आप देखिएगा कि जब आप सुबह के समय अगर उधर जा रहे हैं तो दूर से ही आपको वहां पे, जहां पे वो वाटर बॉडी है, जलाशय है, दूर से ही आपको वहां पे कुछ घना कोहरा सा दिखाई देता है। बाकी जगह भी कोहरा है लेकिन उतना घना नहीं है जितना कि उस जलाशय के ऊपर जितना घना कोहरा है। तो अब आखिर ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों होता है? या इसी को दूसरे तरह से समझिए, मान लीजिए आप किसी पुल के ऊपर से जा रहे हैं और नीचे यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए नदी है, नदी के ऊपर से अगर कोई पुल बना है, तो आप देखिएगा पुल के ऊपर अगर आप शीत ऋतु में खासकर सुबह के टाइम में अगर आप निकलिएगा तो क्या होगा, इस जहां पे नदी होगी उसके ऊपर देखिएगा वहां भी खूब घना कोहरा रहता है। और अगर आप यहाँ पुल पे रुक के और अगर नीचे की तरफ नदी को देखेंगे तो ज्यादा उम्मीद है कि नदी आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि बहुत घना कोहरा उतने दूर में रहता है यहाँ पे नदी होती है। तो एक ये वाला एग्जाम्पल कि जब हम लोग पुल से नीचे की तरफ देखें तो हमें वो नदी न देख के वहां पे सिर्फ कोहरा जैसा दिखता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हमने बात की कि अक्सर गांव में अगर कोई जलाशय है तो सुबह के टाइम में दूर से अगर आप देखिएगा तो वहां पे बहुत अधिक कोहरा दिखाई पड़ता है जलाशय के ऊपर। तो आखिर इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन है वो देखते हैं। देखिए, सिंपल सा है, वही हमारे जो प्रीवियस फैक्ट्स जो हमें पता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर रेडिएशन की बात होगी, यहाँ पे और कुछ विचित्र सी बात नहीं करनी है। होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई जलाशय है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रात में भाई दिन भर सूर्यातप ग्रहण किया, दिन भर इंसोलेशन आया, हीटअप हो गई सारी चीजें, उसके बाद शाम के बाद से रेडिएशन चालू है, शाम के बाद से ऊष्मा को निकालने की गतिविधि चल रही है। अब ऐसे में क्या है, अगर ये वाटर बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसकी तुलना में और इसकी तुलना, मतलब दोनों में अगर आप कंपेयर करें, ये है वाटर वाला और ये है लैंड वाला, तो अगर आप देखेंगे वाटर की जो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा है इस लैंड के मुकाबले कितनी होती है, 5 टाइम्स। हम लोग लगभग ये चीज रोज ही देखते हैं, जब भी क्लाइमेटोलॉजी पढ़िएगा इसकी बात बार बार आएगी। तो अगर वाटर की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट 5 गुना है तो जाहिर सी बात है ये जो जल वाला जो क्षेत्र है इसमें जो जल है एक तो जल्दी गर्म नहीं होगा, और अगर गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा।
तो इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए शाम हुई, शाम के बाद रात हुई और जितना भी हीट रिसीव किया था इस पूरे क्षेत्र ने, वो चाहे लैंड हो चाहे वाटर हो, सबने रेडिएट करना शुरू कर दिया, ऊष्मा को एक तरह से उसका एमिशन चालू है। रात के 2 बजे 3 बजे सुबह होने वाली है, तब तक क्या होगा, अब ये जो लैंड वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा वाटर के 1/5 है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी गर्माया था दोपहर में, तो अब बहुत जल्दी ठंडा भी जाएगा। तो अभी सुबह हो रही है, अभी होने को है 2 3 4 बज रहे हैं, तब तक कि जो लैंड वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे LT हो जाता है, LT माने लो टेम्परेचर। हम लोग जब भी जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी में लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो आप हमेशा यही मान के चलिएगा कि ये सारी चीजें रिलेटिव हैं, किसी न किसी चीज के सापेक्ष बात की जा रही है, किसी न किसी चीज के तुलनात्मक या तुलना करके बात की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लैंड और वाटर का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लैंड में अगर आप देखिएगा सुबह 3-4 बजे, है ना, क्या हो रहा है, बहुत अधिक रेडिएट कर दिया हीट, इसने छोड़ दिया ऊष्मा, जिसकी वजह से यहाँ पे लो टेम्परेचर हो गया। अब जब भी लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है LT क्या जन्म देता है, हाई प्रेशर को। इसमें हमें फिर से कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें पता है पहले से। तो लो टेम्परेचर जो है वो हमेशा उच्च दाब को जन्म देता है। अब इसकी तुलना में जब यहाँ पे आएंगे, इसकी तुलना में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन में इसने हीट रिसीव किया है लेकिन ये जल है, एक तो जल्दी गर्म नहीं हुआ था, अगर गर्म हुआ है तो अब जल्दी ठंडा नहीं होगा। सुबह के 3-4 बज रहे हैं, अभी ये जितना ठंडा हो गया था उतना ये ठंडा नहीं हुआ है, तो इसकी तुलना में यहां पे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर HT। और जब भी हाई टेम्परेचर की बात करिएगा तो LP की बात करेंगे हम लोग, लो प्रेशर या निम्न दाब की। हमें बहुत अच्छे से पता है विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। पवन हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ऐसे में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो लैंड वाला जो पोर्शन है, यहां से पवन को चलना चाहिए, यही मतलब निकला। अब अगर ये जलाशय है तो जाहिर सी बात है चारों ओर से पवन को उस जलाशय की ओर बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जलाशय में अभी निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, यही होगा। अब जब चारों ओर से विंड्स जलाशय की तरफ आएंगी तो क्या होगा, जैसे ही जलाशय के पास आएंगी, ये पवनें कैसी हैं, ठंडी हैं। जलाशय अभी इनकी तुलना में क्या है, गर्म है। तो पवनें जैसे ही यहां पे आएंगी क्या होंगी, धीरे धीरे असेंड करना शुरू कर देंगी, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। अब चूंकि जलाशय है तो नमी की कोई कमी तो है नहीं भाई, मॉइस्चर ही मॉइस्चर है, H2O है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये विंड्स जो है चारों ओर से, मान लीजिए बीच में जलाशय है, तो जैसे ही चारों ओर से पवनें आई, जलाशय गर्म है तो क्या होगा, पवनें आई और असेंड करने लगी। क्यों? क्योंकि ये पवनें गर्म हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हल्की हो जाएंगी तो ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। जैसे ही ऊपर की तरफ अभी बढ़ ही रही हैं, तब तक क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा नमी है। क्या हुई, जैसे ही ऊपर बढ़ी, नमी और हल्की सी ठंडी हो गई, तुरंत वहां पे क्या हो गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड का फॉर्मेशन कहां हुआ है, एकदम जलाशय के जस्ट ऊपर ही। तो इसका मतलब क्या है कि जलाशय के जस्ट ऊपर ही क्या होने वाला है, अब क्लाउड अगर नीचे की तरफ ही बनता है तो उसको अभी हमने क्या बोला था, उसी को तो फॉग बोल रहे थे या कोहरा। तो इस तरह से क्या हुआ, दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में अगर आप देखिएगा, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं या ऐसे इलाके जो कि बहुत ज्यादा वहां पे बस्तियां नहीं है, वहां पे अगर आप देखिएगा, मैंने ग्रामीण इलाका इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग उससे ताल्लुक रखते होंगे, तो वो अच्छे से प्रैक्टिकली देख पाते होंगे कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, या इसी अभी जो विंटर सीजन बीता है उसमें आपने ये महसूस भी किया होगा कि जो जलाशय है, जलाशय के ऊपर अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह जाएंगे जलाशय के पास में, तो क्या होगा, वहां पे आपको घना कोहरा दिखाई देता है। वो घना कोहरा का रीजन ये है, या आमतौर पे जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो जब ट्रेवलिंग के टाइम में अगर आप देखिएगा कि कोई भी पुल है और पुल के, अगर मान ली नदी के ऊपर पुल है
और शीतकाल है और सुबह का अगर टाइम है तो कई बार हमें पुल के ऊपर से वो नीचे नदी नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ता है। तो वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारा मैकेनिज्म आपके सामने। आगे बढ़ा जाए, फिर हम लोग फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन की बात कर रहे थे। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? हमने अभी तक किया है ड्यू या ओस, ये हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फ्रॉस्ट किया है या पाला। इसके बाद हमने आज फॉग किया, कोहरा। इसके बाद हमने धुंध किया, मिस्ट। और अब लास्ट में एक अप्लाइड चीज सिर्फ एक लाइन में देखेंगे, क्योंकि ये चीज जो है हम लोग आमतौर पे पर्यावरण में पढ़ते हैं। आप जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखा जाएगा कि ये क्या होता है। वो क्या है? वो है स्मॉग। इसको हम लोग डिटेल में वहां पे देखेंगे, सिर्फ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे देख लिया जाए कि स्मॉग क्या है। आप जानते भी होंगे, स्मॉग इज इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग। आमतौर पे ये कंडीशन कहां बनती है? ज्यादातर आप देखिएगा अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में, जहां की स्मोक या धुआं खूब निकलता है। स्मोक कहां से? इसके दो जो मेन स्रोत हैं, अगर अर्बन एरियाज शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो एक है हमारा व्हीकल्स, जो ढेर सारी हमारी जो गाड़ियां हैं वो, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल चिमनीज। जो उद्योग हैं, उद्योग में जो चिमनी लगी होती है उससे जो ढेर सारा धुआं निकलता है, वो धुआं जो है वो क्या करता है? वो धुआं फॉग या कोहरा से कंबाइन कर लेता है और नतीजे में क्या बनाते हैं दोनों मिलके? ये दोनों मिलके बनाते हैं स्मॉग। ठीक, स्मॉग जो है एक बहुत ही अगर स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो बहुत ही हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि स्मोक में ढेर सारे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जाता है और वहां कई सारी बीमारियां करता है। बाकी स्मॉग जो है डिटेल में एज सच हम लोग स्मॉग को बहुत ही बृहद तौर पे देखना है, वो एनवायरमेंट में आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हो गए, हमें अच्छे से समझ में भी आ गए, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट और स्मॉग। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा प्रेसिपिटेशन। या इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्षण, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या है कि एक लैटिन भाषा में एक शब्द है, लैटिन वर्ड, जिसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशियो। प्रेसिपिटेशियो, प्रेसिपिटेशियो का मतलब होता है जब कोई चीज सीधे वर्टिकली गिरे। जैसे अगर ये है तो ये इस तरह से अगर गिरेगा एकदम सीधे वर्टिकली, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशियो। या कोई भी चीज अगर फ्री फॉल में गिर रही है तो उसको प्रेसिपिटेशियो बोला जाता है। या क्या बोलेंगे? हेडलॉन्ग फॉलिंग या फ्री फॉल, आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया लैटिन भाषा का शब्द, नॉर्मली जो बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे जब हम लोग मौसम विज्ञान की बात करते हैं, या जब हम लोग जलवायु विज्ञान की बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी की, मीटियोरोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? वहां का यहां पे मतलब है कि जब भी H2O, जब भी H2O लिक्विड, तरल अवस्था या सॉलिड, ठोस अवस्था में वायुमंडल से धरती की सतह पर, एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे फॉल करे, गिरे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन इज द falling of H2O in the form of in liquid or solid state on the earth's surface.
वर्षण क्या है? वर्षण H2O का तरल अथवा ठोस अवस्था में वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर गिरना है, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है कि मिक्स स्टेट में है, हम लोग प्रेसिपिटेशन को क्लासिफाई कर देते हैं या उसका वर्गीकरण कर देते हैं या प्रकार बता सकते हैं, टाइप्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब आ जाइएगा टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पे, वर्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षण के प्रकार। यहां पे आप ध्यान देंगे वर्षण लिखा है, वर्षण, वर्षा नहीं लिखा है, दोनों अलग अलग। हिंदी मीडियम में जब हम लोग इस प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो उसको हिंदी में वर्षण बोलते हैं, और वर्षण वर्षा नहीं है, वो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो आ जाते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन में। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात की जाए, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में देखेंगे तो पहला स्नोफॉल, जिसको हम लोग हिमपात या कई बार हिमवृष्टि भी बोला जाता है। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप है स्लीट, जिसको हम लोग हिंदी में हिम वृष्टि भी कहते हैं। तीसरा टाइप है हेल स्टॉर्म, जिसको हम लोग ओलावृष्टि बोलेंगे। चौथा टाइप है रेनफॉल, जिसको हम लोग आमतौर पे जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, रेनफॉल माने वर्षा। इसी को हमें डिटेल में देखना है कि स्नोफॉल क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, स्लीट क्या है, हेल स्टॉर्म क्या है और रेनफॉल क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्नोफॉल से। सिंपल सा है, जब भी हम लोग स्नोफॉल की बात करते हैं तो स्नोफॉल का मतलब क्या है और ये कब बनेगा। तो फिर से अपने पिछले क्लास में चलते हैं। हम लोग जब कंडेंसेशन की बात कर रहे थे, ड्यू पॉइंट की बात कर रहे थे, उसी की बात फिर से आएगी। अगर मान लीजिए संघनन या कंडेंसेशन ऐसे तापमान पे हो जो कि फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक से नीचे हो। इसका मतलब क्या है? हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कंडेंसेशन, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कंडेंसेशन -1 डिग्री सेल्सियस पे हो, अगर संघनन -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो क्या होगा? कंडेंसेशन में क्या होता है? वेपर H2O जो कि गैस फॉर्म में है या वाष्प फॉर्म में है, ये किस में बदलता है? लिक्विड में। ठीक। अब अगर मान लीजिए आपने तापमान कर दिया -1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ही ये वेपर से लिक्विड में बदलेगा तुरंत ये लिक्विड किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा, क्योंकि तापमान कितना है? -1। तो ऐसे में क्या होगा? हम लोग ये देखेंगे कि जितना जो वाष्प वाला कंटेंट है वो सारा का सारा किस में बदल रहा है? सॉलिड। क्या चीज सॉलिड? सॉलिड H2O। तो शुरुआत किससे होगी? जलवाष्प के जो मॉलिक्यूल्स होंगे
वो क्या होंगे, वो वेपर डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, वो वेपर डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद क्या होना है कि छोटे छोटे जितने भी आपके सॉलिड वाले जो मॉलिक्यूल बनेंगे, मान लीजिए ये इस तरह से बने, अब इनमें आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये सारे जो हैं एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। अब ये सारे एक दूसरे के पास खींचे चले आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे कोएलीज ईच अदर। मतलब क्या होता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब चिपक जाएंगे तो जो आपको इतनी छोटी छोटी बूंदें जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म मिल रही थी, वो आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये बूंदें तो रही नहीं क्योंकि कंडेंसेशन हो चुका है, तो ये छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल, अब ये सारे के सारे मिला के अब इतना बड़ा पार्टिकल बन गया। अब ये जो पार्टिकल है अब इतना, या किसी भी फॉर्म में बन गया, अब ये जो पार्टिकल है अब इतना बड़ा हो गया है कि जो इसका भार है वो अब इसे ऊपर टिकने नहीं दे रहा है, ऊपर टिकने नहीं दे रहा। ये सारी क्रिया कहाँ हो रही थी, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ये नीचे आना शुरू होगा और धरती की सतह पे आएगा। खास बात क्या है, खास बात यह है कि भले ही बड़ा हो रहा है आपस में चिपक चिपक के, लेकिन फिर भी इसका मास जो है वो बहुत अधिक नहीं है, बहुत अधिक भारी नहीं है। इस वजह से क्या होगा, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा कि हिमपात या स्नोफॉल कैसा होता है, एकदम आराम से धीरे 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 धीरे, ऐसा लगता है कि जैसे रुई के छोटे छोटे गोले जो हैं या रुई के छोटे छोटे टुकड़े आराम से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। दैट इज स्नोफॉल। कहाँ पे होता है स्नोफॉल अक्सर, अब क्या होगा, अब जहां पे ये कंडीशन फुलफिल होंगे वहां पे होगा। अब आमतौर पे स्नोफॉल कहाँ होगा, स्नोफॉल होगा कोल्डर एरियाज में। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन चाहिए। कौन सी कंडीशन चाहिए, संघनन वाली। संघनन की कौन सी कंडीशन, कि संघनन जो जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो हिमांक से भी नीचे हो, वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होना चाहिए। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे के टेम्परेचर की बात करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर ये कोल्डर एरियाज में और कोल्डर जो सीजन्स होते हैं उसी में ज्यादातर हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है आमतौर पर। ज्यादातर अगर आप स्नोफॉल की बात करें तो ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करिएगा तो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, दे आर प्रोन टू स्नोफॉल, या हम लोग बोलेंगे कि वहां पे बहुत अधिक हिमपात हमें देखने को मिलता है। अब आ जाइए, अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। स्नोफॉल के बाद अब हमारे पास दूसरा है सेकेंड वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लीट। या हिंदी में बड़ा आसान है समझना, हिंदी में हम लोग इसे बोल रहे हैं सहिम वृष्टि। अब सहिम इसका मतलब क्या है, हिम के साथ, हिम के साथ वृष्टि हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। मान लीजिए ये रहा अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर सपोज मान लीजिए एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, जो कि कैसी है, कोल्ड, ठंडी, ठंडी परत है। इसके ऊपर अगर आप कोई परत की बात कर रहे हैं तो वो मान लीजिए वो अभी आपकी गर्म है। फिर से अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में तुलना कर रहे हैं, ठीक। ये कोल्ड है और इस कोल्ड के मुकाबले इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिख दे रहे हैं यहां पे, वार्मर एयर। इसका मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कि नीचे की परत जो है वो कैसी है, ठंडी है, और ऊपर की परत जो है वो गर्म है, ठीक। तो इसका मतलब काफी हद तक हमें कुछ टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी स्थिति हमें लग रही है।
कि नीचे ठंडा ऊपर गर्म। ऐसे में क्या है, ऐसे में मान लीजिए अगर क्लाउड फॉर्मेशन हम लोग करें और यहां से बारिश करवा दें, बारिश हुई, यहां पे इस परत में आई बारिश की बूंदें, उसके बाद जब निचली परत में आएंगे तो निचली परत में जब आएंगी तो वहां पे वायुमंडल ठंडा है, तो ठंडा है तो क्या होगा कि ये जो बूंदें हैं, ये जो बूंदें हैं इसमें बारिश में, वो क्या होंगी, वो इस परत में आके जमना शुरू हो जाएंगे, वो जमना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये परत जो है वो ठंडी है। लेकिन क्या होगा, अभी पता लग रहा है कि जमना शुरू हुई है, तब तक सतह पे आ गई, गिर गई धड़ाम से। तो इसका मतलब क्या है, अध जमी अवस्था, या कुछ जमी हुई, कुछ लिक्विड स्टेट में, कुछ तरल अवस्था में क्या हो गई, यहां पे पृथ्वी की सतह पे गिर रहे हैं। तो इसका मतलब स्लीट क्या हुआ, स्लीट एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, किस किस चीज का, दो चीजों का, H2O इन द सॉलिड स्टेट और H2O इन द लिक्विड स्टेट। मतलब स्लीट जो है एक मिश्रण है, किसका किसका, H2O ठोस अवस्था में और इसके अलावा H2O तरल अवस्था में, इन दोनों का मिश्रण है, उसी को हम लोग स्लीट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है सहिम वृष्टि। हिम के साथ अगर वृष्टि हो रही है तो उसको हम लोग सहिम वृष्टि या स्लीट बोल रहे हैं। स्लीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हमने अभी देखा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है आपका हेल स्टॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल स्टॉर्म को ओलावृष्टि। ओलावृष्टि ओलावृष्टि की अगर आप बात करें तो जब भी H2O ठोस अवस्था में नीचे गिरता है और राउंड राउंड गोलियों के तौर पे अगर गिरे और ठोस हो पूरी तरह से, तो हम लोग उसको ओला बोलते हैं या हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि बोलेंगे। आपने अगर गौर किया हो, अगर आपने ओले पड़ते हुए देखे हो, तो ओला जब जमीन पे गिरता है तो कई बार अगर जमीन ठोस है, फर्श है, तो वो जो ओला जो है टूट जाता है। ओला जब टूटता है तो अगर आपने गौर किया हो, अगर नहीं किया हो तो मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए जैसे कोई भी गोल फल है, सपोज एप्पल है, कोई भी गोल फल है, इसको अगर आप बीचों बीच काटें, बीचों बीच काटा हमने, काटने के बाद जैसे ये गोल फल है, आपने काटा और काटने के बाद दो दो जो भाग हैं उसको आपने ऐसे देखा, इस तरह से, तो जहां पे आपने जिस सतह से काटा है वो आपको दिख रहा है। ओला को अगर आप इसी तरह से काटने का प्रयास करें आरी से, चाहे किसी चीज से, तो बीचों बीच गोल है, बीचों बीच आपने काटा और उसके बाद दोनों भाग जो है उसको आप ऐसे देख रहे हैं। कहां पे देख रहे हैं, जिस सतह पे आपने काटा है, जिस सतह से, वो आप ऐसे देख रहे हैं। तो आपको कैसा दिखेगा, आपको वो दिखेगा इस तरह से, मतलब ढेर सारी कंसेंट्रिक लेयर्स, संकेंद्रित परतें। मतलब क्या है, सेंटर एक है, इसके किनारे किनारे एक परत, फिर एक और परत, फिर एक और परत, जिस तरह से प्याज में होता है कि एक छिलका निकाला, फिर एक और छिलका, फिर एक और छिलका, फिर एक और छिलका, इस तरह से एकदम छिलकेदार। आप जब ओले को काटेंगे बीज से तो आपको वैसा ही दिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि यार ये छिलकेदार, ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आया। अब कैसे ओला बनता है उसके मैकेनिज्म में अगर आप देखिएगा तो ये जो ढेर सारी जो कंसेंट्रिक लेयर्स हैं ये आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। इमेजिन करते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है वो किसी कारणवश गर्माई,
इंसुलेशन की वजह से। जब भी पृथ्वी की सतह गर्माती है तो क्या होता है, संवहनीय धाराएं बनती हैं, कन्वेक्शनल करंट्स बनते हैं, जो कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में बार बार रिपीटेडली देखा है। अगर कुछ लोग आज नए हैं तो उनके लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं। संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है कि जब भी पृथ्वी की सतह गर्म होती है, तो जब सतह गर्म होती है तो ऐसे में क्या होता है कि जस्ट उस सतह के ऊपर जो वायुमंडल की परत है, जो निचली परत है, वो भी थोड़ी गर्मा जाती है कंडक्शन के कारण। हालांकि वायु ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक नहीं माना जाता है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत गर्मा जाती है। इंसुलेटर नहीं है एयर, पुअर कंडक्टर है, तो थोड़ी बहुत गर्मा गई। अब गर्मा गई इसका मतलब क्या है कि ये जो एयर है नीचे वाली, ये गर्माने का मतलब क्या है, इसमें आपने क्या दे दी, एनर्जी। किसी भी चीज को गर्माने का मतलब क्या, आपने उसमें हीट एनर्जी दी है, ऊष्मा दिया है आपने। अब अगर एयर को आपने ऊष्मा प्रदान कर दिया तो जाहिर सी बात है जितने भी उसमें अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अब चूंकि उन्हें एनर्जी मिली है तो अब वो क्या होगा, वो दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। अब दूर दूर भागना शुरू कर देंगे, इसका मतलब उसका जो आयतन है या जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई दूर दूर अगर मॉलिक्यूल भागने लगेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। अब अगर आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व तो बराबर या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आप किसी चीज की वॉल्यूम को इंक्रीज कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसका घनत्व या डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा। डेंसिटी होता है भार, इसका मतलब है कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो वो जो चीज जो है वो कम भारी हो गई या हल्की हो गई। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि पृथ्वी की सतह पे आसपास में जो भी हल्की चीजें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा बाहर छिटकने की कोशिश करती हैं। तो पृथ्वी से बाहर छिटकना मतलब क्या है, पृथ्वी से ऊपर जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हल्की एयर है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो जो हल्की एयर जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जो गर्म एयर है जो ऊपर जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कन्वेक्शनल या कन्वेक्शन करंट्स, या इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, संवहनीय धारा या धाराएं। अब जब ये संवहनीय धारा है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाएंगे। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए ऊपरी वायुमंडल में सपोज क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, और क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से यहां पे बारिश हो रही है। तब तक नीचे से संवहनीय धाराएं जा रही हैं या कन्वेक्शन करंट्स। अब ये क्या कर रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो चीजों को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगी। अब ऊपर से यहां से जो बारिश हो रही है, ये बारिश जो है इन संवहनीय धाराओं के संपर्क में आता है या इनके कांटेक्ट में आता है। अब बूंदे हैं, हल्की हैं, संवहनीय धाराएं क्या करेंगे, चल ऊपर जा। क्यों, क्योंकि संवहनीय धाराएं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हैं और ये बूंदे अभी हल्की हैं, छोटी हैं। तो ऐसे में क्या होगा, विजय किसकी होगी, इसकी। ये बोला चल ऊपर जा। अब ऊपर जाने का मतलब क्या करें, दे विल टॉस इट। टॉस इट मतलब ये जो बूंदे हैं इसको ऊपर फेंक दिया। अब ऊपर जब फेंका तो ऐसे में ये बूंदे जो हैं ये वापस गई, ये वापस गई तो क्लाउड में पहुंची वापस। क्लाउड में पहुंची तो क्लाउड में क्या है, क्लाउड में H2O वेपर के फॉर्म में होगा ढेर सारा, इसके अलावा कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल अवस्था में। तो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक ये बूंद है, ये बूंद अब ऊपर जा रही है तो मान लीजिए इस क्लाउड के बीच में से अगर गई
तो क्या हुआ, इस क्लाउड में जो भी H2O वेपर और लिक्विड फॉर्म में था इसके किनारे किनारे चिपक जाएगा, इसके किनारे किनारे चिपक जाएगा और ये ऊपर गया। अब ऊपर और अधिक जाएगा तो क्या होगा, ठोस हो जाएगा। क्यों ठोस हो जाएगा, ठंडा, ठंडे की वजह, भाई फ्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं ऊपर गया वो ठोस हो गया। अब अगर आप गौर करें कि अब इसमें क्या हुआ, ये बूंद इतनी बड़ी थी, ऊपर गई तो इसके ऊपर एक परत चढ़ गई है, एक लेयर इसके ऊपर। वो लेयर या परत कहां से आई, इस क्लाउड में जो भी H2O था उसका परत चढ़ गया ऊपर। और उसके बाद ये और ऊपर गई क्योंकि नीचे से इसको फेंका गया है, ऊपर टॉस किया गया है, तो ऊपर और गई तो क्या हो गई, जम गई क्योंकि कम टेम्परेचर। अब क्या हुआ, अब ये फिर नीचे आएगी, नीचे आई। नीचे से कौन है, नीचे से इधर संवहनीय धाराएं हैं, संवहनीय धाराएं कहेंगी अच्छा ऐसा है, फिर से जाओ ऊपर। क्यों कहेंगी ऐसा, क्योंकि अभी ये शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली माना जा रहा है, क्योंकि अभी ये हल्की हैं। तो हल्की हैं तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे लग रहा है वो अभी कम है, किसकी तुलना में, ये जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से वो अधिक है। तो ऐसे में क्या है, फिर से एक बार इसने टॉस कर दिया, अब वो फिर से गया जो 2 लेयर वाला था, अब मेघ में से गया, फिर से किनारे किनारे एक और परत चढ़ गई, एक और परत चढ़ गई, ऊपर गया तो वो परतें जो है वो ठोस हो गई। अब 1 परत, 2 परत और 3 परत हो गई। अब क्या हुआ, अब फिर वो नीचे आया, अब ये अपने भार की वजह से नीचे आया। तो अगर ये कन्वेक्शनल करंट्स अभी बहुत मजबूत हैं तो ये कहेंगे भैया अभी नहीं आने देंगे हम तुमको, हम लोग अभी ज्यादा शक्तिशाली, फिर से टॉस कर दिया, लो फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर से वही क्रिया हुई, फिर से बादल में से H2O जो है फिर से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया और ऊपर गया। अब की क्या हो गया, 3 से बढ़ के अब 4 लेयर का हो गया। लो फिर नीचे आया। ये क्रिया जो है बार बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये जो ठोस आइस है या जो ठोस बर्फ है ये इतना भारी नहीं हो जाता है कि इनके द्वारा, किनके द्वारा, ये कन्वेक्शनल करंट्स के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है उससे अधिक ना हो। जब तक उससे अधिक नहीं होगा तब तक ये जो है ये नीचे नहीं गिरेगा धरती पे। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये जो, जिनको हम लोग ओले कहने वाले हैं, ये अब इतने बड़े हो जाएंगे, इतने अधिक बड़े हो जाएंगे कि ये, इनका भार इतना हो जाएगा कि ये नीचे से जो संवहनीय धाराएं हैं ये अब उसको और आगे ऊपर नहीं भेज पाएंगे, मतलब इनके सामने ये कमजोर हो गई है। क्यों, क्योंकि इसका भार बहुत हो गया। भार बहुत हो गया तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी इस पे लगाएगी वो अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ढेर सारे इस तरह के आइस के टुकड़े नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। इस तरह से जब नीचे गिरेगा तो क्या हो गया, जब अगर ये फूटेगा या आप उसको बीच से काटेंगे तो क्या मिलेगा, यही कंसेंट्रिक लेयर्स मिलते हैं। इस तरह से ओले का स्ट्रक्चर होता है, एक के बाद एक के बाद एक परतें, परत दर परत, परत दर परत, यही संकेंद्रीय परतें हैं। इस तरह से ओले का निर्माण होता है या इस तरह से हेल स्टॉर्म बनता है। ये इसका साइज जो है, इसका साइज डिपेंड करता है कि कितना ये प्रोसेस कितने बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गया है। करीब करीब एवरेज औसत देखेंगे तो ओले का साइज जो है एक मटर के दाने से लेके, मटर का दाना छोटा सा, उससे लेके, और रिकॉर्ड किया गया है कि कभी कभी जो क्रिकेट की जो बॉल होती है उतने बड़े तक ओले जो हैं कुछ स्थानों पर पड़े हैं विश्व में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर क्रिकेट बॉल इतना बड़ा
अगर इतना बड़ा ओला किसी के सिर पे अगर गिरा होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए खैर, तो ये रहा हमारा हेल स्टॉर्म, और ये तीसरा था। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे अच्छे से क्या क्या हमने देखा है अभी तक। हमने अभी तक सबसे पहले देखा कौन सा, हमने देखा पहला प्रेसिपिटेशन का रूप जो कि क्या था हमारे लिए, स्नोफॉल या हिमपात या हिमवृष्टि। उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा, सहिम वृष्टि या जिसको हमने बोला स्लीट। उसके बाद तीसरा हमने देखा ये हेल स्टॉर्म या ओला, ओला कैसे बनता है और कैसे ये नीचे गिर रहा है। अब यहां पे अगर आप एक प्रैक्टिकल चीज देखना चाहें तो प्रैक्टिकली अगर आप यहां उत्तर भारत के मैदान की अगर आप बात करते हैं, अगर आप नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे ओले पड़ने का अगर आप सीजन देखें तो यहाँ पे ओले पड़ने का जो सीजन कहें या मंथ देखें तो ज्यादातर ओले पड़ने का मंथ जो है इट इज मार्च, और कभी कभी एक महीना पहले और बाद, मतलब समटाइम्स फरवरी और समटाइम्स अप्रैल। ज्यादातर ओले पड़ने के महीने ये आपको यूजुअली ये 3 महीने मिलेंगे। अब ये जो 3 महीने हैं यहाँ पे ऐसा क्या है, जाहिर सी बात है इन 3 महीनों में वो कंडीशन होती होगी जो कि ओले के निर्माण के लिए फेवरेबल है। अक्सर आप क्या देखते हैं, जैसे खासकर जो हम लोग आजकल बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप देख रहे हो पिछले 7-8 सालों में कि विंटर का जो टेम्परेचर है, शीतकाल का जो तापमान है, वो फरवरी आते आते अच्छा खासा तापमान में बढ़ोतरी होने लग रही है। अब अगर फरवरी में ही तापमान में बढ़ोतरी होने लग रही है, इसका मतलब क्या है, तापमान में बढ़ोतरी मतलब सूर्य तप अधिक बढ़ना। ऑब्वियस सी बात है, हीट एनर्जी ज्यादा आएगी तो तापमान बढ़ेगा। तो हीट एनर्जी अगर ज्यादा पड़ेगी, सूर्य तप अगर अधिक पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, अर्थ की सरफेस हीट अप होगी। अर्थ की सरफेस अगर हीट अप होगी तो ऑब्वियस सी बात है संवहनीय धाराएं बनेंगी, कन्वेक्शनल करंट्स बनेंगी। तो एक ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये संवहनीय धाराएं बन गई। कौन सा महीना है, फरवरी मार्च के आसपास, उसमें अच्छी खासी बन गई। दूसरी तरफ अगर आप वैसे देखें तो अभी ये सीजन कौन सा चल रहा है, विंटर। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ अभी ठंडक रहेगी। ठंडक रहेगी तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे ये क्लाउड फॉर्मेशन और ये जो प्रेसिपिटेशन वाला जो माहौल है ये बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ सहायक फैक्टर्स हैं। सहायक फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे कि अगर आप देखें उत्तर भारत में दिसंबर से लेके जो अप्रैल तक का मौसम है, उसमें क्या होता है, उसमें ढेर सारे टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात, या जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, या जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं, वो हमारे उत्तर भारत के मैदान की तरफ आते हैं। तो वो अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ नमी लेके आ रहे हैं, ह्यूमिडिटी लेके आ रहे हैं। हो गया, कन्वेक्शन करंट्स तापमान बढ़ने की वजह से हो गया। नमी लेके कौन आ रहा है, टेम्परेट साइक्लोन अपने साथ नमी लेके आ रहा है। सारी कंडीशन फुलफिल। फरवरी का महीना है, अभी ऊपरी वायुमंडल ठंडा है, क्लाउड बन ही गया इधर से, जो टेम्परेट साइक्लोन लेके आया नमी, उससे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, और नीचे आया तो नीचे तपन शुरू हो गई इधर फरवरी मार्च आते आते, तो इधर कन्वेक्शन करंट्स बन गए। और अक्सर आप देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड कई बार हम लोग हेल स्टॉर्म देखते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, हेल स्टॉर्म हुआ। तो वो हमने इससे पहले टेम्परेट साइक्लोन जब हमने देखा था तो वहां भी देखा था। टेम्परेट साइक्लोन में जो पिछला जो हिस्सा होता है, शीतोष्ण चक्रवात में जो पिछला हिस्सा जो रियर एंड बोलते हैं, उसमें कोल्ड फ्रंट बनता है, और कोल्ड फ्रंट के साथ अक्सर ये चीजें एसोसिएटेड होती हैं, मतलब हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन का जो चौथा रूप है। अभी हमने 3 रूप देखे हैं, अब आ जाते हैं चौथा रूप, जो कि आमतौर पे हम लोग बचपन से जिसे जानते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में बारिश बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं, या रेनफॉल बोलेंगे। तो चौथा रूप रेनफॉल या वर्षा। चौथे रूप या वर्षा की बात कर ली जाए। अब
आमतौर पे जब भी हम लोग वर्षा की बात करते हैं या रेनफॉल की बात करते हैं, तो रेनफॉल कब होता है, वही जो हमने स्कूली जो हमारा ज्ञान है यहाँ पे काम आ जाएगा, हमें बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। रेनफॉल के जब टाइप्स देखेंगे तो वहां पे देखा जाएगा क्या क्या है। रेनफॉल कब होती है? रेनफॉल होती है जब वाष्पन होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, H2O वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो ऊपर टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है तो वहां पे क्या होने लगता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगता है, कंडेंसेशन, संघनन होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, बूंद बूंद करके H2O जो है नीचे गिरने लगता है, मतलब तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम लोग रेनफॉल बोल देते हैं। तो एकदम आसान सा है। अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है, यहां पे हमें दो चीजें जाननी है। सबसे पहला जो हमारे काम की चीज है वो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, और दूसरा जो है, दूसरा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, कि वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे एकदम ही कम, तो कहां कहां पे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करें। देखिए, टाइप्स ऑफ रेनफॉल या वर्षा के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्षा का प्रकार बेसिकली तीन प्रकार की वर्षा की बात की जाती है। कौन कौन सा? तो हम लोग बोलते हैं एक जो है वो है कन्वेक्शनल, या जिसको हम लोग संवहनीय बोलेंगे। दूसरी है ओरोग्राफिक, जिसको हम लोग पर्वतकृत बोल सकते हैं। और तीसरी है हमारी साइक्लोनिक, जिसे हम लोग चक्रवातीय बोल सकते हैं। ये तीन प्रकार के वर्षा, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। एक एक करके देख लिया जाए। ये हालांकि तीनों चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे हमें इसमें देख लेना है। सबसे पहले हम लोग कन्वेक्शनल देखेंगे। कन्वेक्शनल या संवहनीय वर्षा कहीं ना कहीं कन्वेक्शनल करंट्स की बात होगी इसमें। तो आमतौर पे जब भी इक्वेटोरियल एरिया या इक्वेटर के आसपास के जो ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, खासकर वहां पे क्या होता है कि इंसोलेशन की मात्रा अधिक पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, जो वर्टिकल रेज होती हैं, वो हमेशा कहां से कहां के बीच में रहती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या कर्क से मकर रेखा के बीच ही ये ट्रेवल करती हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी क्षेत्र ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जो भी क्षेत्र है, ये क्या है, ये आमतौर पर साल में दो बार जरूर सन की परपेंडिकुलर रेज रिसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में क्या है, इन स्थानों पर चूंकि वर्ष में दो बार सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो ऐसे में ये स्थल जो है ये गर्म होते हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान दें तो इसमें भी जो बीच वाला या जो इक्वेटोरियल एरिया है, यहां पे सर्वाधिक इंसोलेशन पड़ता है। इक्वेटोरियल एरिया, तो इक्वेटोरियल एरिया में अगर सर्वाधिक इंसोलेशन पड़ रहा है तो इंसोलेशन पड़ेगा, सतह गर्म आ जाएगी। फिर से अभी जो 10 मिनट पहले हमने देखा था, सतह गर्म आ जाएगी तो सतह के ऊपर वाली जो हवा है उसमें ऊष्मा जाएगी, हीट एनर्जी जाएगा। हवा में हीट एनर्जी जाएगा तो हवा में जो मॉलिक्यूल है दूर दूर भागेंगे।
दूर दूर भागेंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वहां से हवा जो है ऊपर की तरफ भागेगी, क्योंकि वो हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जब हवा जाने लगेगी, जिसको हम लोग, जब भी वर्टिकल एयर का मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर करंट। इसका मतलब वायु धाराएं बन रही हैं। तो वायु धाराएं जो हैं, आमतौर पे जब वायु धाराएं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, कन्वेक्शनल करंट्स, या जिसको हिंदी में संवहनीय धारा बोल रहे हैं। अब जब ऊपर जाएंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब अच्छी खासी ऊपर चली गई हैं, वायुमंडल वहां पे ठंडा है, एटमॉस्फेयर ठंडा है, और अगर इनमें जरा सी भी नमी होगी अपने साथ, अगर ये जरा सा भी H2O लेके जा रही होंगी, तो ऐसे में क्या होगा, तुरंत मेघ बन जाएंगे, ठंडा हो गया, कंडेंसेशन पॉइंट आ जाएगा, मेघों का निर्माण हो गया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बारिश शुरू। ये जो फिनोमिना है, ये एक बार यूपीएससी 2015 में प्रीलिम्स में आया था, हाँ 2015 में, कि एक ऐसा स्थल है जहां की रोज दोपहर में, लगभग रोज दोपहर में बारिश होती है। तो वो कौन सा स्थल है? बेसिकली ये क्रिया कहां पे होती है, ये क्रिया होती है इक्वेटोरियल एरियाज। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहां पे आप देखें रोज दोपहर लगभग 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30, 3 बजे आपको करीब करीब औसतन रोज बारिश होती है। बहुत अधिक देर तक नहीं होती, लेकिन होती है, जो भी थोड़ी देर होगी होती है, लगभग रोज। क्यों होती है भाई, 2 बजे तक, 1:30 2 बजा, अच्छा खासा जमीन गर्म हो गया, सामान्य धाराएं बनी, ऊपर गई, क्या हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और बारिश हो गई। यहाँ पे नमी की कमी नहीं है, इक्वेटोरियल एरिया की बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ढेर सारे घने वन है अगर लैंड है, और नहीं तो सी का पोर्शन है तो सी है या ओशन है, चाहे लैंड है वहां पे घने वन है, तो नमी की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, नमी लेके ऊपर जा रहा है तो वो नमी या H2O वेपर फॉर्म में वो तुरंत किस में बदल जा रहा है, वो बदल जा रहा है तरल अवस्था में, और उसके बाद नीचे गिर रहा है। तो यही है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसका मतलब कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा किस वजह से होती है, धरती के हीटिंग की वजह से। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है उसकी ओरिजिन, उत्पत्ति कैसी हुई, तापीय, थर्मल ओरिजिन होती है उसके, सिर्फ और सिर्फ उसमें इंसोलेशन कारक है, जितना अधिक इंसोलेशन पड़ेगा उतनी ही संवहनीय वर्षा होने की चांसेस अधिक होंगी। इसका साफ मतलब है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो ध्रुवों पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम इंसोलेशन जा रहा है, लगभग ना के बराबर। वो भी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप जो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो रही है, तो 6 महीने के दिन में भी वो भी एकदम इंक्लाइंड रेज ही पड़ती हैं, जो कि करीब करीब नेग्लिजिबल है। तो ऐसे में कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग बोलेंगे तुरंत इक्वेटोरियल एरियाज की विशेषता है। इक्वेटोरियल एरियाज या भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है वो जाने जाते हैं, काहे के लिए जाने जाते हैं, संवहनीय वर्षा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला हम लोग ओरोग्राफिक या पर्वतकृत। ये भी एकदम आसान सा है, जो कि पिछले कुछ दिनों में हमने रोज देखा है लगभग। अब ये रहा पर्वत, उदाहरण के लिए कई सारे उदाहरण है, अपने यहां पश्चिम घाट ले लीजिए, वेस्टर्न घाट। अब वहां पे क्या हो रहा है, अरब सागर से मान लीजिए कुछ पवनें चली पश्चिम घाट की तरफ, अरब सागर से पश्चिम घाट। अब ये देखिए, मान लीजिए गुजरात वाला हो या ये, अब ये रहा, ये है अरब सागर, यहां से चले, ये है आपका पश्चिम घाट यहां। अब अरब सागर से इधर से या अरेबियन सी से इधर से विंड आई, अब विंड आई तो क्या हुआ, यहां पे पश्चिम घाट है तो क्या हुआ, अब असेंड करने लगी ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगी। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगी वैसे ही क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठंडी हो जाएंगी और बादल बनेंगे, बारिश हो जाएगी। किधर बारिश होगी, लेकिन इधर,
इसको क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड। ये कौन सी साइड है हिंदी में? वर्षाभिमुख। वर्षाभिमुख, ये वाले वर्षाभिमुख। अब आगे जाएंगे। अभी हमने कल ही देखा था रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। जब इधर आएंगे तो क्या होगी? रुद्धोष्म तापन, एडियाबेटिक हीटिंग। अभी लास्ट में पिछली बार हमने देखा था, पिछले लेक्चर में। एडियाबेटिक हीटिंग होगी, नीचे आ गए, नीचे आई। विंड जब ऊपर से नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने का मतलब क्या है? आयतन पहले जितना था वो अब क्या हो गया? वो आयतन कम हो गया। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे आप नीचे आइएगा वैसे वैसे बढ़ता है। तो जैसे जैसे विंड नीचे की तरफ आएगी वैसे वैसे उस पर वायुमंडलीय दाब बढ़ा, जिससे कि उसका आयतन या वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? भार, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम किया तो डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ने का मतलब भारी हो गई। अब कोई चीज भारी होती है तो ऊपर थोड़े जाती है, वो तो नीचे रहेगी। तो भारी हुई, नीचे हो गई, नीचे रह गई, तो नीचे रह गई तो जाहिर सी बात है एयर ऊपर नहीं गया तो क्लाउड कैसा भाई? इसका मतलब क्या है? इधर वाला जो एरिया है ये कैसा रह जाता है? लगभग लगभग ड्राई एरिया रह जाता है या छिटपुट बारिश होती है बस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर्ड। या वर्षा विमुख ढाल। ये वर्षा विमुख था, ये वर्षा विमुख है। इधर बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है। इसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। महाबलेश्वर और पुणे, इन दोनों में दूरी बहुत अधिक नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि महाबलेश्वर इस साइड में है और पुणे इस साइड में, बस यही अंतर। इस अंतर की वजह से क्या होता है, ये जो महाबलेश्वर है, वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो महाबलेश्वर है यहाँ पे औसतन अगर वार्षिक वर्षा देखिएगा तो लगभग 600 सेंटीमीटर होता है। 600 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा बहुत हुआ। जबकि दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो पुणे है, जो कि उस ढाल पे है, लीवर्ड साइड पे, यहाँ पे वार्षिक वर्षा बमुश्किल 70 सेंटीमीटर के। अंतर देखिए, इतने का अंतर। कहां 600 सेंटीमीटर और कहां 70 सेंटीमीटर, लगभग 1/10 होने को आ रहा है। इतने का डिफरेंस आपको दिख रहा है। इधर इतनी बारिश हो रही है, इधर एकदम कम बारिश हो रही है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे हुआ? जब भी मॉइस्चर लेडन विंड्स, मतलब ऐसी पवनें जिनमें की बहुत अधिक नमी है, जब वो पर्वतीय ढालों पे चढ़ती हैं, ठंडाती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन या मेघों का निर्माण होता है, बारिश हो जाती है। जब वो पवनें दूसरी ओर उतरती हैं, जिसको हम लोग लीवर्ड साइड या वर्षा विमुख ढाल बोलते हैं, वहां पे क्या हो जा रही है? वो ज्यादातर उसने नमी गिरा रखी है, एक तो वैसे ही ड्राई है, दूसरी चूंकि भारी हो रही हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है? नीचे की तरफ वो डिसेंड करती हैं। डिसेंड कर रही हैं तो क्या होगा? एयर ऊपर जा ही नहीं रही है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल ये है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल ओरोग्राफिक रेनफॉल का हमारा वेस्टर्न घाट्स है, जो हमारे यहाँ जो पश्चिम घाट है या सह्याद्री आप जिसे बोलते हैं। अब आ जाइए रेनफॉल में जो तीसरा टाइप है, जिसको हम लोग चक्रवातीय बोलते हैं। अब अगर चक्रवातीय बोलिएगा तो जाहिर सी बात है इसमें भी हम लोग, अब भाई चक्रवात जितने प्रकार के होंगे उतने प्रकार का हो जाएगा ये भी। तो चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। तो अगर साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करिएगा, जिसको हम लोग चक्रवातीय वर्षा बोल रहे हैं, तो चक्रवातीय वर्षा का मतलब क्या हो गया? 2 प्रकार के। एक हो गया टेम्परेट, जिसको हम लोग शीतोष्ण बोलेंगे। शीतोष्ण चक्रवात में या टेम्परेट साइक्लोन में कैसे कैसे बारिश होती है? हम लोग बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल मतलब वाताग्री, वाताग्र का निर्माण होता है। हमने जब टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा था
पिछले से पिछले क्लास में, तो हमने उसमें क्या देखा था कि एक तरफ गर्म वायु राशि वार्म एयर मास और दूसरी तरफ कोल्ड एयर मास या ठंडी वायु राशि, दोनों आमने सामने होते हैं, आपस में घुलते मिलते नहीं है बिल्कुल भी। तो बीच में क्या बनता है, बीच में वाताग्र बनता है और उसी वाताग्र पे उसके बाद चक्रवात का निर्माण होता है और उसके बाद बारिश होती है। वार्म फ्रंट पे बारिश होती है, कोल्ड फ्रंट पे बारिश होती है। ये सारे हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है। इसके बाद देखिए टेम्परेट में, इसके बाद ट्रॉपिकल की बात करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन या जिसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम दे रहे हैं, ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं और इस काहे बनते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग, विभेदी तापन। कहीं पे ज्यादा गर्म हो गया, कहीं पे कम गर्म हो गया। जहां पे ज्यादा गर्म हुआ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बन गया, वहां पे चारों ओर से विंड जो है वहां पे जाती हैं और गोल गोल घूमती हैं। और आमतौर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बनता है, हमेशा सी में, हमेशा जल के ऊपर बनता है। तो जल ही चक्रवात का क्या है, ईंधन है। ये सब डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। वो जो जल है वो चक्रवात ग्रहण करता है एक तरह से उस ईंधन को, फ्यूल को, और उसके बाद जहां जहां जा रहा है उसी जल की सहायता से वो क्या करवाता है, वो बारिश करवाता है, जिसको हम लोग आमतौर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो होने वाली रेनफॉल है उसके नाम से जानते हैं। तो दोनों ही साइक्लोनिक रेनफॉल है। ये फ्रंट के निर्माण से हो रही है, ये काहे से हो रही है, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से हो रही है, ये विभेदी तापन की वजह से। दोनों के रेनफॉल में हमने अंतर भी देखा था, अगर आपको याद हो। दोनों में अंतर क्या था, अगर रेनफॉल के पर्सपेक्टिव में केवल देखा जाए तो मतलब ये टेम्परेट साइक्लोन का रेनफॉल है या वर्षा, और ये रहा ट्रॉपिकल का। दोनों में अगर अंतर करें, केवल वर्षा में अगर अंतर की बात करिएगा तो टेम्परेट साइक्लोन के रेनफॉल में ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत देर तक होती है। ये क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कम अवधि के लिए। रेनफॉल में अंतर। दूसरा देखिएगा, ये वाली जो है ये टोरेंशियल नहीं होती, मतलब ये कैसी है, स्लाइट ड्रिजल टाइप की, मतलब हैवी रेन या भारी वर्षा बिल्कुल नहीं होती। यूजुअली नो हैवी रेन। इधर जस्ट पलट हो रहा है, इधर क्या बोलते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है ट्रॉपिकल में, मतलब क्या हो रही है, टोरेंशियल, उसको अंग्रेजी में टोरेंशियल बोलेंगे, टोरेंशियल डाउनपोर। टोरेंशियल डाउनपोर होगी तो क्या होगा, इसके कारण से कई बार हमें फ्लड्स, इधर टेम्परेट वाले में आमतौर पे फ्लड्स जो हैं या बाढ़ जो हैं वो नहीं आते, इधर आते। इसके अलावा और क्या है, केवल रेनफॉल में अगर अंतर करिएगा, हमने लंबी अवधि तक देख लिया, इधर शॉर्ट हो गया, इधर स्लाइट है, इधर टोरेंशियल डाउनपोर है, इधर यूजुअली नो हैवी रेन, फ्लड्स आ रहा है। इसके अलावा एक अंतर और है, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर टेम्परेट साइक्लोन की बात करिएगा तो इसमें अक्सर आप देखेंगे क्या होता है, एकम्पनीड बाई हेल स्टॉर्म, ओले पड़ते हैं इसमें, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे ऑफन accompanied by hailstorm। हाँ, इसमें ओले पड़ते हैं कभी कभार, ठीक है, या अक्सर, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन क्या है। यहाँ पे ऑफन न लिखा जाए तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ओकेजनली लिखिए, ओकेजनली, कभी कभी। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करिएगा तो आमतौर पे इसमें हेल स्टॉर्म की कल्पना नहीं की जाती, इसमें ओलावृष्टि की कल्पना हम लोग नहीं करते। तो ये रहा, ये सारे रेनफॉल में अंतर हैं। बाकी आप ओरिजिन से वैसे कर ही सकते हैं भाई, टेम्परेट साइक्लोन में रेनफॉल की ओरिजिन कैसी है, वाताग्री या फ्रंटल। ट्रॉपिकल में रेनफॉल की जो ओरिजिन है वो कैसी हो रही है, वो डिफरेंशियल हीटिंग या विभेदी तापन की वजह से हो रही है। तो ये भी आप एक रेनफॉल में अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस रेनफॉल के अप्लाइड एस्पेक्ट में जाइएगा तो वो भी किया जा सकता है, वो भी चाहे तो देख ले। अगर आप टेम्परेट साइक्लोन से होने वाले
अगर रेनफॉल की बात करेंगे तो आमतौर पे माना जाता है कि एग्रीकल्चर या कृषि के लिए जो है ये यूजफुल है, उपयोगी है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो बारिश है वो तो किसी के लिए उपयोगी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नॉट यूजफुल। ये भी एक पॉइंट बनाया जा सकता है बिल्कुल। इसके अलावा और भी कर सकते हैं, टेम्परेट साइक्लोन से जो रेनफॉल होता है आप अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। जैसे टेम्परेट साइक्लोन से जो रेनफॉल होता है, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, अगर भारतीय दृष्टि से, तो ये ज्यादातर कब होता है? विंटर सीजन में। और अगर ट्रॉपिकल वाले में अगर रेनफॉल की बात करिएगा तो ये ज्यादातर कब होता है? ये ज्यादातर समर सीजन में। देखिए अगेन एक और अंतर आ गया यहाँ पे। ये सारे रेनफॉल में डिफरेंस है। सिर्फ वर्षा में हमारे इतने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं जो कि टेम्परेट साइक्लोन के बारिश को ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारिश से अलग करते हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जो कि रेनफॉल से एसोसिएटेड थे, और ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल था। इसके बाद अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में खूब अच्छे से करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा तब तक आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि जब आप वर्षा के वितरण की बात करिएगा तो आमतौर पे अगर ग्रेडेशन की बात करें हम लोग, अगर प्रवणता की बात करें, तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखीय क्षेत्र या इक्वेटोरियल एरिया से पोलवर्ड्स जाते हैं, मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ जाएं, वो चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाए सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही हेमिस्फीयर्स में रेनफॉल में कमी आती है। ये एक जनरल ट्रेंड है, अपवाद इसमें ढेर सारे हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड ये है। मैं आपको कुछ जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज की बात करते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज, तो ट्रॉपिकल एरियाज में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो भी महाद्वीप स्थित है उनमें अगर आप देखिएगा तो उनमें जो पूर्वी भाग है या जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, किसकी तुलना में? वेस्टर्न पार्ट से या पश्चिमी भाग से। इसी तरह से जब हम लोग टेम्परेट एरिया की बात करते हैं, शीतोष्ण एरिया की, लगभग 40 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास आप मान सकते हैं, 40 से 55-60 के आसपास, उन क्षेत्रों में अगर आप देखिएगा तो उन क्षेत्रों में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनमें जितने भी पश्चिमी भाग हैं, वेस्टर्न पार्ट है टेम्परेट एरियाज में, उनमें अधिक बारिश होती है, किसकी तुलना में? उनके पूर्वी भागों के। ये भी एक जनरल ट्रेंड है, मैं फिर से बोलूंगा, इसके अपवाद ढेर सारे हैं, लेकिन ये आमतौर पे ये जनरल ट्रेंड्स हैं जो कि हमें देखने में आते हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा कि जैसे जैसे भाई ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनमें बदलाव आता ही है या कम ज्यादा होने की स्थिति होती ही है। इसके अलावा आप एक जनरल ट्रेंड और बोल सकते हैं कि आमतौर पे अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें और उसमें अगर हम लोग 40 से 60 डिग्री की बात करें, विशेषकर मतलब 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 40 से 60 के बीच में वहां सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा आपको, कोई लैंड बॉडी नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बोले, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में अगर आप जाइएगा तो आमतौर पे ये जो है, ये जो बेल्ट है 40 से 60 वाला, यहां पे अधिक वर्षा होती है। जो हमारा जो जनरल ट्रेंड था, अभी मैंने बोला कि उसमें अपवाद ढेर सारे हैं, जो हमारा जनरल ट्रेंड था वो क्या था? इक्वेटर से पोल की तरफ जब आप जाएंगे तो बारिश में कमी आती है। लेकिन उसी बीच में एक ही अपवाद आपके सामने पहला आपको दिख गया, ये क्या है कि 40 से 60 डिग्री केवल उत्तरी गोलार्ध की बात है।
अगर उसमें आप देखिएगा तो उसमें बारिश अधिक होती है। मेरे ख्याल से कारण आप समझ भी रहे होंगे। 40 से 60 डिग्री की जो पेटी है या जो बेल्ट है, ये वही पेटी है जहां पे ढेर सारे क्या बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। यहाँ पे ढेर सारे शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। और जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि टेम्परेट साइक्लोन की खासियत क्या है कि वो वर्ष भर बनते रहते हैं ज्यादातर। हालांकि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर वो शीत ऋतु में ही बनते हैं, लेकिन फिर भी छिटपुट बनते रहते हैं। तो छिटपुट बनते रहते हैं तो उससे क्या होता है, करीब करीब 40 से 60 डिग्री में जो बारिश का जो क्रम है वो विंटर में तो अच्छा खासा होता ही है, बाकी थोड़ा बहुत समर सीजन में भी होते रहता है। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के इसमें क्या अपवाद हैं, कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कम बारिश हो रही है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, इसको हम लोग कल डिटेल में देखेंगे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे। और इसके अलावा कल जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा कि विश्व की जलवायु या अलग अलग जो क्लाइमेट पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में वो कौन कौन से हैं। हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे, हम लोग किसी को लेके नहीं चलेंगे कि कोपेन ने ऐसा कहा, थॉर्नवेट ने ऐसा कहा, ट्रिवार्था ने ऐसा कहा, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं या स्टैम्प ने ये बोला, आरएल सिंह ने ये बोला, हमें उनकी बात नहीं करनी है, क्योंकि उनकी बात अगर आप करिएगा तो वो वैकल्पिक विषय की बात आ जाती है। भूगोल में जो हम लोग ऑप्शन ज्योग्राफी की बात करते हैं, हमें क्या करना है, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और एग्जाम में अगर आप देखें, एग्जाम में कभी भी कोपेन, ट्रिवार्था या थॉर्नवेट इस तरह से जीएस में नहीं आता। तो इसका साफ मतलब है कि हमें एक जनरल वे में करना है, जैसे कि आपके जो जीसी लियोंग जो किताब है आपकी, जैसे कि उसमें दिया हुआ है एक जनरल वे में कि अच्छा ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।